नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा कैसे बना? ये एक ऐसी हैरत अंगेज कहानी है जिस पर आज के दौर में यकीन करना बहुत ही मुश्किल है। शदीद सर्दी के मौसम में पहाड़ों की बुलंदियों पर बेसरो समानी के आलम में गिलगित के जवानों ने जो बहादुरी दिखाई वो अपनी मिसाल आप है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि एक अंग्रेज अफसर ने भी अपनी ही हुकूमत के खिलाफ जाकर गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने में मदद दी थी? ये अफसर पाकिस्तानी नहीं था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के लिए एक हीरो जैसे किरदार में सामने आया। इसे मालूम था कि ये इलाका पाकिस्तान का ही हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि कश्मीर के डोगरा राजा हरी सिंह के मजालिम सहने वाले मुसलमानों को जबरदस्ती भारत का हिस्सा बनाना गलत था। इसलिए वो गिलगित के हुर्रियत पसंदों के साथ शामिल हो गया और गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान का परचम लहराने लगा। आज़ादी की इस जंग में मेजर असलम, मेजर एहसान, कर्नल मताउल मुल्क, मेजर बाबर और मिर्जा हसन ने भी शानदार कारनामे दिखाए। इस वीडियो में हम आपको गिलगित बल्तिस्तान के पाकिस्तान का हिस्सा बनने की हैरत अंगेज और दिलचस्प कहानी सुनाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी में हीरो का किरदार अदा करने वाले अंग्रेज अफसर का नाम था मेजर विलियम ब्राउन। 1947 में जब तहरीके पाकिस्तान उरूज पर थी तो मेजर विलियम ब्राउन गिलगित स्काउट्स के कमांडर थे। इस हैसियत में थे तो वो अंग्रेज सरकार के मुलाजिम, लेकिन उन्हें मकामी लोगों से मोहब्बत थी। वो समझते थे कि गिलगित बल्तिस्तान पर हुकूमत करने वाला डोगरा महाराजा एक जालिम इंसान है। वो ये भी जानते थे कि गिलगित बल्तिस्तान की मुस्लिम अक्सरियत पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहती है, भारत के साथ नहीं चाहती। लेकिन महाराजा हरी सिंह कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनाना चाहते थे। उसका ख्याल था कि कश्मीर को पाकिस्तान या भारत किसी भी मुल्क के साथ नहीं रहना चाहिए, बल्कि वो अपनी आज़ाद हुकूमत बनाना चाहता था। अगर महाराजा कश्मीर की अक्सरियत की नुमाइंदगी करता तो शायद ये बात अवाम को काबिल कबूल होती। लेकिन महाराजा एक हिंदू था और हिंदू रियासत कश्मीर में माइनॉरिटी में थे, जबकि मुसलमानों की अक्सरियत थी। इसलिए मुसलमानों की मर्जी के बगैर इसका आज़ाद रहने का फैसला गलत ही समझा जाना था। वैसे भी कश्मीर के मुसलमान महाराजा की हुकूमत को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि महाराजा इन पर बहुत जुल्म ढाता था। हत्ता के भारत के लीडर गांधी भी इसके अवाम से सलूक को पसंद नहीं करते थे। वो जानते थे कि महाराजा अवाम पर जुल्म करता है और इसी वजह से वो अवाम में इंतहाई गैर मकबूल हो चुका है। अगस्त 1947 में गांधी ने कश्मीर का दौरा किया। वो राजा के महल में भी गए। महारानी तारा देवी ने उन्हें खाना पेश किया तो उन्होंने खाने से इनकार कर दिया। इसकी वजह उन्होंने ये बताई कि जिस रियासत के अवाम की अक्सरियत गुर्बत की चक्की में पिस रही हो, वहाँ का शाही खाना मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन महाराजा फिर भी कश्मीरी अवाम की किस्मत का फैसला अपनी मर्जी से करने पर तुला हुआ था। इस दौरान भारतीय हुकूमत ने कश्मीर को भारत में ज़बरदस्ती शामिल करने के मंसूबे बनाना शुरू कर दिए थे। इस काम में उसे आखिरी ब्रिटिश वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन की पूरी मदद भी हासिल थी। पंडित नेहरू ने बड़ी कामयाबी से लॉर्ड माउंटबेटन को शीशे में उतार लिया था। वो हर वक्त माउंटबेटन की खुशामद करते रहते थे। उन्होंने माउंटबेटन को आज़ादी के बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल भी बना दिया था। ये सब कुछ इन शराइत पर किया गया था कि वो ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तानी रियासतों को भारत में शामिल कराएंगे, जबकि कायदे आजम ने लॉर्ड माउंटबेटन के पाकिस्तान मुखालिफ रवैये को देखते हुए उन्हें पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बनाने से इनकार कर दिया था। लॉर्ड माउंटबेटन इस बात पर पाकिस्तान के और भी खिलाफ हो गए और इसे मजीद कमजोर बनाने का इरादा कर लिया। उन्होंने आज़ादी से पहले ही कश्मीर जाकर राजा हरी सिंह से मुलाकात भी की थी। पहले उन्होंने राजा का इरादा जानने के लिए गोल मोल अंदाज में उसे कहा कि वो पाकिस्तान में शामिल हो जाए, क्योंकि उसकी रियासत की अक्सरियत मुसलमान है। लेकिन जैसे ही राजा ने इनकार किया तो माउंटबेटन ने उसे भारत का हिस्सा बनने का मशवरा दे दिया। उन्होंने राजा को ये पेशकश भी कर दी कि इसके लिए एक डिवीजन फौज भी भेज देंगे, यानी अगर पाकिस्तान ने कश्मीर को अपना हिस्सा बनाने के लिए कोई कार्रवाई की तो भारतीय फौज पहले से उसे रोकने के लिए वहां मौजूद होगी। लेकिन राजा ने इससे भी इनकार कर दिया। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन और पंडित नेहरू दोनों इस बात के मुंतजिर थे
कि उन्हें कोई मौका मिले और वो कश्मीर में फौज उतार दें। ये मौका उन्हें उस वक्त मिल गया जब 14 और 15 अगस्त को पाकिस्तान और भारत आज़ाद हो गए। कश्मीरी अवाम ने महाराजा के खिलाफ हथियार उठा लिए क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते थे। महाराजा का आज़ाद रहकर कश्मीरियों पर मुसलसल हुकूमत करने का फैसला उन्हें कबूल नहीं था, इसलिए उन्होंने डोगरा फौज का मुकाबला करना शुरू कर दिया। इस दौरान पाकिस्तान से भी कुछ कबायली फोर्सेस कश्मीरी मुसलमान भाइयों की मदद के लिए पहुंच गईं। ये वही मौका था जिसका पंडित नेहरू और माउंट बैटन इंतजार कर रहे थे। उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान ने कबायली लश्कर के जरिए कश्मीर पर हमला कर दिया है। महाराजा ने भी अपनी हुकूमत हाथ से जाते देखकर कश्मीर का भारत से इल्हाक कर दिया। हालांकि बाद में उसे एहसास हुआ कि इसके साथ धोखा हो गया है और भारत ने कश्मीर पर कब्जा जमा लिया है, इसलिए हरि सिंह को इसकी हुकूमत फिर वापस नहीं मिली। लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग गईं खेत। जब कश्मीर को भारत के साथ मिलाने के लिए नई दिल्ली में अलग खिचड़ी पक रही थी तो गिलगित बल्तिस्तान में स्काउट्स, जो कि मकामी लोग थे, वो महाराजा के खिलाफ हथियार उठाने की बातें कर रहे थे। गिलगित बल्तिस्तान में जगह जगह दीवारों पर पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर का महाराजा मुर्दाबाद के नारे लिखे जा रहे थे। गिलगित स्काउट्स के कमांडर मेजर विलियम ब्राउन ने लिखा था कि गिलगित में यह अफवाह फैल चुकी थी कि रियासत कश्मीर के महाराजा इंडिया से इल्हाक करने वाले हैं। इसके साथ ही स्काउट्स की मुमकिना बगावत के बारे में भी बात होने लगी और ये सब कुछ गवर्नर हाउस के गेट पर भी लिखा जा रहा था। गिलगित में महाराजा की तरफ से तैनात गवर्नर घनसारा सिंह ने खुद आकर गेट से ये नारे मिटा दिए, लेकिन जब अगली सुबह हुई तो गवर्नर के गेट पर फिर यही नारे लिखे जा चुके थे। हत्ता कि मेजर विलियम ब्राउन के घर के गेट पर भी ये नारे लिख दिए गए थे। मेजर विलियम ब्राउन बरतानवी कमांडर थे और इस इलाके में आने वाले एक जबरदस्त इनकलाब का हिस्सा बनने जा रहे थे। ये एक ऐसा इनकलाब था जिसके नतीजे में आजाद होने वाली नई रियासत पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का एक बड़ा हिस्सा मिलने वाला था। इस इलाके में गिलगित के साथ साथ सकर्दू शहर भी शामिल था, जो आज पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम गिलगित बल्तिस्तान बन चुका है। आज़ादी के वक्त गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल ये थी कि 1935 में अंग्रेजों ने गिलगित एजेंसी का इंतजाम डोगरा हुक्मरान से 60 साला लीज पर ले लिया था, जबकि बल्तिस्तान का इलाका बराह रास्त डोगरा हुकूमत के ज़ेरे तसल्लुत ही रहा था। गिलगित बल्तिस्तान के मुताल्लिक लिखी गई एक मशहूर किताब द गिलगित बल्तिस्तान कॉन्ड्रम डायलेमास ऑफ पॉलिटिकल इंटीग्रेशन के मुताबिक इंडिया और पाकिस्तान की आज़ादी से 2 हफ्ते कबल अंग्रेजों ने गिलगित की लीज अचानक मनसूख कर दी। 30 जुलाई 1947 को महाराजा की डोगरा फौज के बरतानवी कमांडर इन चीफ मेजर जनरल स्काउट गिलगित पहुंचे। उनके साथ महाराजा का अहम नुमाइंदा ब्रिगेडियर घनसारा सिंह भी था। घनसारा सिंह को महाराजा ने गिलगित बल्तिस्तान का नया गवर्नर मुकर्रर किया था, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के लोग अब महाराजा के किसी नुमाइंदे को अपना हुक्मरान नहीं मानने को तैयार थे। अंग्रेजों की जानिब से 60 साला लीज को अचानक मनसूख करके ये इलाका महाराजा को वापस करने से भी साजिश की बू आती है। ऐसा लगता था कि अंग्रेज जानबूझकर इस इलाके को भारत में शामिल कराने की तैयारी कर रहे हैं। जब पाकिस्तान और इंडिया को आज़ादी मिली तो जम्मू कश्मीर की रियासत समेत चंद दीगर रियासतों के इल्हाक का मामला मुतनाज़े हो गया। भारत हैदराबाद, दक्कन और जूनागढ़ की रियासतों पर कब्जे की तैयारी कर रहा था, जहां के हुक्मरान भारत के साथ नहीं रहना चाहते थे। लेकिन इंडिया ने यह जवाब बना लिया था कि इन इलाकों की अक्सरियत हिंदू है, इसलिए ये भारत में शामिल होंगे। लेकिन कश्मीर के मामले में जहां मुसलमान अक्सरियत थी, वहां भारत ने राजा के फैसले को तरजीह देना शुरू कर दी थी, यानी भारत डबल स्टैंडर्ड्स पर चल रहा था। फिर 25 और 26 अक्टूबर 1947 को भारतीय फौजें भी कश्मीर में उतरना शुरू हो गईं, तो मुसलमानों के बदतरीन खदशात सच होते दिखाई देने लगे। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के मुसलमानों ने भी इस सूरत हाल से निमटने की पूरी तैयारी कर ली थी। मेजर ब्राउन अपनी किताब गिलगित रेबिलियन यानी गिलगित की बगावत में लिखते हैं कि 25 अक्टूबर 1947 की शाम खबरों से इल्म हुआ
کہ انڈین حکومت نے کشمیر میں فوج بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس سے چند ہی دن قبل قبائلی جنگجو کشمیری بھائیوں کی مدد کے لیے مظفر آباد کے راستے کشمیر پر حملہ آور ہوئے تھے اور سری نگر کے قریب پہنچ چکے تھے۔ میجر براؤن کے مطابق گلگت اسکاؤٹس نے جو پہلے ہی ایک انقلابی کونسل تشکیل دے چکے تھے، انہوں نے 31 اکتوبر 1947 کو آپریشن دتا خیل کے نام سے انقلاب کا آغاز کر دیا۔ اس انقلاب کا آغاز گلگت کے قریب بونجی سے ہوا، جہاں مرزا حسن خان کی قیادت میں کشمیر کی ریاستی فوج کے مسلمان سپاہیوں نے کشمیر انفینٹری کی سکھ کمپنیوں پر حملہ کر دیا۔ گلگت میں صوبیدار میجر بابر کی قیادت میں مسلم سپاہیوں نے مہاراجہ کے گورنر گھنسارا سنگھ کو گھیر لیا۔ گھنسارا سنگھ نے کچھ دیر مزاحمت کی، لیکن جب دیکھا کہ اس کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں تو اس نے صوبیدار میجر بابر کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ہتھیار ڈالنے کے لیے جس دستاویز پر دستخط کیے گئے، اس پر گلگت اسکاؤٹس کی طرف سے میجر براؤن نے بھی دستخط کیے تھے۔ میجر براؤن شروع سے ہی گلگت اسکاؤٹس کے ساتھ اس انقلابی جنگ میں شریک ہو چکے تھے اور مہاراجہ کی فوج کو پسپا کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے۔ میجر براؤن، صوبیدار بابر اور مرزا حسن کی کوششوں سے 1 نومبر 1947 کو گلگت میں ایک عارضی حکومت قائم کی گئی، جس نے پاکستان کے ساتھ غیر مشروط الحاق کا اعلان کر دیا۔ کچھ دن کے بعد 16 نومبر 1947 کے دن حکومت پاکستان کے نمائندے سردار محمد عالم خان بطور پولیٹیکل ایجنٹ گلگت پہنچ گئے۔ ریٹائرڈ پاکستانی بریگیڈیئر مسعود احمد خان لکھتے ہیں کہ اس وقت میجر اسلم خان، جو بعد میں بریگیڈیئر بنے تھے، انہیں گلگت میں تعینات کیا گیا۔ اسلم خان ایئر مارشل اصغر خان کے بھائی تھے۔ اسلم خان نے آنے والے حالات کا اندازہ لگاتے ہوئے مقامی اسکاؤٹ سمیت رضاکاروں کو تربیت دینا شروع کی اور 4 مختلف لشکر تیار کیے۔ ان لشکروں میں سب سے اہم لشکر کا نام آئیبیکس فورس رکھا گیا۔ یہ 400 جوانوں پر مشتمل فورس تھی، جس کا کمانڈر میجر احسان خان کو مقرر کیا گیا۔ میجر احسان خان کا اہم ترین ٹارگٹ اسکردو تھا۔ اسکردو دریائے سندھ کے کنارے سطح سمندر سے 7400 فٹ بلندی پر واقع تھا۔ یہ جگہ اسٹریٹجک اعتبار سے انتہائی اہمیت کی حامل تھی، کیونکہ اس کے ارد گرد کے علاقے میں دشمن پر نظر رکھنا اور پیش قدمی کرنا بہت آسان ہو جاتا تھا۔ ایسے میں پاکستان اور انڈیا دونوں کو ہی یہ احساس تھا کہ اسکردو پر کنٹرول کرنا ضروری ہے، اس لیے دونوں فوجوں میں اس پر قبضے کی ریس لگ گئی۔ گلگت کی فورسز کو ایک مسئلے کا سامنا تھا۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ گلگت سے اسکردو تک براہ راست ایسی کوئی سڑک نہیں تھی جو سردیوں میں بھی کھلی ہو۔ ویسے تو گلگت سے اسکردو کا فاصلہ صرف 160 میل تھا، لیکن سردیوں کے مہینے میں برف باری کی وجہ سے جب تمام راستے بند ہو جاتے تھے تو یہ سفر 20 دن تک جا پہنچتا تھا۔ واضح رہے کہ اسکردو بلتستان کا سیاسی مرکز اور ریاست کشمیر کی لداخ وزارت کی ایک تحصیل کا صدر مقام تھا، جہاں وزارت کی انتظامیہ ہر سال 6 مہینے گزارتی تھی، جبکہ باقی 6 مہینے لداخ کے علاقے لیا میں تعینات رہتی تھی۔ اسکردو کی حفاظت بھارتی فوج کے میجر شیر جنگ تھاپا کے ذمہ تھی۔ شیر جنگ تھاپا کے پاس 6 کمپنیز پر مشتمل فوج تھی جو لیا میں تعینات تھی۔ بھارت نے میجر شیر جنگ تھاپا کو فوری طور پر لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر ترقی دے دی۔ پھر اسے حکم دیا گیا کہ وہ فوری طور پر اسکردو پر قبضہ کر لے اور اسے پاکستان کے کنٹرول میں نہ جانے دے۔ شیر جنگ تھاپا 3 دسمبر 1947 کو اپنی فوج کے ساتھ اسکردو میں داخل ہو گیا، لیکن اسے جلد ہی احساس ہو گیا تھا کہ اس کی پوزیشن مضبوط نہیں ہے۔ عام لوگ بھارتی قبضے کے خلاف تھے اور شیر جنگ تھاپا سے کوئی تعاون کرنے کو تیار نہیں تھا۔ کرنل تھاپا کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ اس کی فورس اسکردو پر قبضہ برقرار رکھنے کے لیے ناکافی ہے، اسے مزید فوج کی ضرورت تھی۔ چنانچہ اس نے اپنے ہیڈ کوارٹر سے فوری طور پر مزید فوج کا مطالبہ کیا، لیکن بھارتی ہیڈ کوارٹر کو شاید یقین نہیں تھا کہ پاکستانی فورسز اسکردو کو آسانی سے فتح کر سکتی ہیں۔ ویسے بھی انڈین فوج اس وقت کشمیر میں دوسرے اہم علاقوں پر قبضے کی لڑائیوں میں مصروف تھی، اس لیے اسکردو میں مزید فوج نہیں بھیجی جا سکتی تھی۔ حالانکہ لداخ کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ امر ناتھ نے یہ نشاندہی کر دی تھی کہ اسکردو میں طیاروں کے ذریعے بھارتی فوج بھیجی جا سکتی ہے، لیکن بھارتی فوج اس وقت کشمیر بھر میں الجھی ہوئی تھی اور اسکردو میں صرف کرنل تھاپا کی فورس ہی بچی تھی۔ اس لیے انڈین ہائی کمان نے کرنل تھاپا کی مزید کمک بھیجنے کی درخواست مسترد کر دی۔ الٹا شیر جنگ سے کہا گیا کہ آخری آدمی اور آخری گولی تک دشمن کا مقابلہ کرو، لیکن شیر جنگ تھاپا کو معلوم تھا کہ ایسا کرنا ناممکن ہے۔
फिर भी उसने अपनी सी कोशिश की और शहर से बाहर एक दिफाई हसार कायम कर लिया। मेजर एहसान खान जो स्कर्दू पर हमले की कमान कर रहे थे, उन्हें भी एहसास था कि स्कर्दू में इंडियन फौज तैयारों के जरिए लैंड कर सकती है, इसलिए वो जल्द अज जल्द स्कर्दू का कंट्रोल संभाल लेना चाहते थे ताकि भारतीयों को वहां कदम जमाने का मौका न मिल सके। आइबेक्स फोर्स का पहला हिस्सा स्कर्दू के करीब वाक़े एक छोटे से इलाके रोंदू के राजा की मदद से पेशकदमी कर रहा था। इस फौज ने पहला इंडियन दिफाई हसार बहुत आसानी से पार कर लिया। भारत को पहली शिकस्त हो चुकी थी। मेजर शेरजंग थापा शिकस्त खाकर अपने फौजियों के साथ पसपा होकर खरपोचो के तारीखी किले में चला गया। ये किला बुलंद पहाड़ी पर वाक़े था और इसे फतह करना काफी मुश्किल था। शेरजंग थापा किला बंद होकर तब तक लड़ना चाहता था जब तक उसे मजीद कुमक ना मिल जाए। जब इंडियन हाई कमान को इस हार का पता चला तो फौरी तौर पर श्रीनगर से 2 अजाफी कंपनियां ब्रिगेडियर फकीर सिंह की कमांड में स्कर्दू रवाना कर दी गईं। 11 फरवरी 1948 को मेजर एहसान खान की आइबेक्स फौज ने खरपोचो किले को घेर लिया, जिसमें भारतीय फौज छुपी हुई थी। किले पर पहले हमले के दौरान 6 घंटे तक गोलाबारी होती रही, लेकिन ये हमला कामयाब नहीं हो सका। फरवरी के बाकी दिनों और मार्च में मजीद झड़पें होती रहीं और गिलगित की फोर्सेस ने किले के इर्द गिर्द कई अहम पोजीशंस भारतीय फौज से छीन ली। इस दौरान मेजर एहसान को मालूम हुआ कि श्रीनगर से ब्रिगेडियर फकीर सिंह की कमांड में ताजा दम भारतीय फौज आ रही है। इस फौज को रास्ते में ही रोकने के लिए मेजर एहसान ने सिर्फ 2 प्लाटून्स को भेजा। ये तकरीबन 60 जवान थे जिन्होंने भारतीय फौज के 200 से ज्यादा सिपाहियों को रोकना था। ये फौज भारतीय फौज से बहुत कम थी, लेकिन इसके हौसले बुलंद थे। गिलगित के बहादुरों ने कारगिल स्कर्दू सड़क पर घात लगाकर भारतीय फौज पर जबरदस्त फायरिंग कर दी। गिलगित के सिपाही काफी बुलंदी पर थे। भारतीय फौज इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। देखते ही देखते बहुत से भारतीय फौजी गोलियों और पत्थरों का शिकार होकर वहीं ढेर हो गए, जबकि कई फौजियों ने जान बचाने के लिए दरियाए सिंध में छलांग लगा दी और इसकी ताकतवर मौजों ने उनका खात्मा कर दिया। ब्रिगेडियर फकीर सिंह बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागने में कामयाब रहा। दूसरी तरफ स्कर्दू में शेरजंग थापा की पूरी फोर्स घेरे में थी। उसे श्रीनगर की तरफ से मदद का इंतजार था, लेकिन जब पता चला कि इस फौज को रास्ते में ही शिकस्त हो गई है तो भारतीय फौजियों का मोराल बुरी तरह डाउन हो गया। वैसे भी हर गुजरते दिन के साथ उनका खाने पीने का सामान और असलहा भी खत्म होता जा रहा था। उनकी आखिरी उम्मीद इंडियन एयर फोर्स थी, जो कुछ दिनों तक छावनी में खुराक पहुंचाती रही, लेकिन ये नाकाफी साबित हुई। ताहम इस दौरान मेजर एहसान ने चंद लश्कर स्कर्दू से आगे कारगिल और जोजिला की जानिब रवाना कर दिए। मई 1948 में आइबेक्स फोर्स के अनासिर एस्किमो फोर्स के जरिए कारगिल और दरास पर कब्जा करने में कामयाब रहे थे। ताहम कम तादाद और अच्छी सप्लाई न मिलने की वजह से उन्हें ये पोजीशंस छोड़ना पड़ी। इसी दौरान स्कर्दू में भारतीय फौज की पोजीशन बहुत ही खराब हो चुकी थी। अगस्त 1948 के वस्त तक इंडियन स्कर्दू गैरिजन बहुत बुरी हालत में था। 13 अगस्त 1948 को स्कर्दू में तैनात भारतीय फौज के कुछ सिपाही छोटे छोटे ग्रुप्स में छावनी से भाग निकले। ताहम ज्यादातर फौजी छावनी के अंदर ही रहे, शायद इनमें फरार होने की हिम्मत नहीं बची थी। 14 अगस्त 1948 को जब पाकिस्तान अपने कयाम की पहली सालगिरह मना रहा था तो पाकिस्तानियों को स्कर्दू से बहुत बड़ी खुशखबरी मिली। 5 माह के तवील मुहासरे के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल थापा, कैप्टन गंगा सिंह, कैप्टन परहदल सिंह, लेफ्टिनेंट अजीत सिंह और 250 दीगर इंडियन फौजियों ने गिलगित की फोर्सेस के सामने सरेंडर कर दिया। ये आखिरी फतह चित्राल के जवानों की मदद से हासिल हुई थी, जिन्होंने कर्नल मताउल मुल्क की कमान में दुश्मन पर आखिरी ज़रब लगाई थी। 14 अगस्त 1948 के रोज दिन 1 बजे पाकिस्तान का परचम पहाड़ की चोटी पर वाक़े तारीखी किले खरपोचो पर लहरा दिया गया। इस तरह स्कर्दू जनूबी बल्तिस्तान के साथ पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम शुमाली इलाका जात का हिस्सा बन गया। मेजर एहसान अली को इस शानदार फतह पर हुकूमत पाकिस्तान ने सितारे जुर्रत से नवाजा। लेफ्टिनेंट कर्नल शेरजंग थापा और इसके दीगर फौजियों को पाकिस्तान ने बाहिफाजत इंडिया के हवाले कर दिया। भारतीय हुकूमत ने अपनी शिकस्त का दाग मिटाने के लिए कर्नल शेरजंग थापा को अपना सबसे बड़ा एजाज महावीर चक्र दिया। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रूस, चीन, बांग्लादेश, भारत
और इसराइल की फौजी ताकतों के बारे में जानना चाहते हैं तो ये कुछ लिंक्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, इन पर क्लिक करके आप इनके बारे में जान सकते हैं।